अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ नस्ट एनईटी 2 के जो ओरिजिनल एमसीक्यूज हैं फिजिक्स के वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करूंगा और उन तमाम एमसीक्यूज को एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ है वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। जो बच्चे भी नस्ट एनईटी 3 की एक प्रॉपर वे से तमाम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके थ्रू आप लोगों को टॉप यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की डेट्स, कैसे अप्लाई करना है, स्कॉलरशिप कैसे गेन करनी है, तो इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें 3 रजिस्टर हैं, वो 12 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं। अब पहले रजिस्टर की उसने रेजिस्टेंस बता दिया 1 ओम, दूसरे रजिस्टर के उसने वोल्टेज ड्रॉप बता दिया 4 वोल्ट और तीसरे रजिस्टर की उसने पावर बता दिया जो कि हमारे पास 12 वॉट है। अब वो आपसे कह रहा है कि आपने करंट की वैल्यू निकालनी है। तो अब इस पूरे सर्किट में मैं अभी आपको करंट कैलकुलेट करके बताता हूँ और शॉर्टकट वे बताता हूँ कि आपने कैसे निकालनी है। वो 2 एम्पेयर और 6 एम्पेयर आएगी, तो ये सी वैसे इसका राइट आंसर है, इधर 2 एम्पेयर होगी या 6 एम्पेयर होगी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे निकालनी है। अब ये सर्किट डायग्राम है, पहला रजिस्टर 1 ओम का है, दूसरे के क्रॉस वोल्टेज 4 वोल्ट है और तीसरे की पावर उसने दी हुई है 12 वोल्ट। टोटल बैटरी के वोल्टेज 12 वोल्ट की बैटरी इनके क्रॉस लगी हुई है। अब हमें पता है कि सीरीज के अंदर वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, तो यही हमने काम किया कि वोल्टेज को V1 V2 V3 में इस तरह डिवाइड कर लिया हर रजिस्टर के क्रॉस। अब मैं क्या काम करूंगा, वोल्टेज की जगह उसकी वैल्यूज प्लग इन करूंगा। जैसे टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट है तो इस V की जगह 12 लिख दूंगा और हमें पता है ना V इक्वल टू आई आर होता है, तो I और R को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो पहला रजिस्टर है इसका भी वोल्टेज आ जाएगा। और अगर पावर, जैसे ये तीसरे रजिस्टर का पावर गिवन है, तो अब पावर का फार्मूला होता है वोल्टेज की फॉर्म में P इक्वल टू वी आई, तो यहाँ से मैं V निकाल सकता हूँ जो कि P ओवर आई आएगा। तो इसी तरह आप देखें मैं इसमें वैल्यूज प्लग इन करने लगा हूँ। बैटरी के टोटल वोल्टेज 12 थे, V1 की जगह मैंने I1 R1 लिखा, तो R1 मेरे पास 1 ओम था और इसमें चूंकि अब करंट सब में से सेम पास करेगा वो I है, तो इसलिए I इंटू 1 करेंगे तो I वोल्टेज आ जाएगा V1, ये वो हमारे पास ये R1 रजिस्टर है इसके क्रॉस। और इसी तरह V2 टोटल उसने बताया हुआ है 4 वोल्ट और ये V3 की जगह 12 ओवर आई कैसे आया, P इक्वल टू वी आई था तो V आ जाएगा P ओवर आई। P हमारे पास 12 वाट था और यहाँ पे I आ गया। अब आप लोगों ने बस इधर से I निकाल लेना। तो ये एक बड़ा मैंने आसान तरीका आपको बताया। राइट साइड पे आप लोग एलसीएम लें और वो उसको I जो है उसको लेफ्ट साइड से 12 से मल्टीप्लाई करें। अब ये 12I जो है ये राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो 4I माइनस 12I माइनस 8I बनेगा। अब आप लोगों ने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है। तो ये मैंने मिड टर्म ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से आप लोगों ने सिंपल अब इसको मतलब कैलकुलेट कर लेना। I आपके पास 2 एम्पेयर और 6 एम्पेयर आएगा जो कि हमारे पास मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था। तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप किया, आप जब खुद से करेंगे तो जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अब एक और क्वेश्चन है, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेमोस्ट्रेट दैट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या डेमोस्ट्रेट करता है, एक तो ये हमें पार्टिकल नेचर बताता था, ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेव नेचर का पता था, तो ये दोनों बताता था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उनके पास वेव और पार्टिकल नेचर है। अल्फा ऑप्शन भी ठीक है। उसके बाद जो हमें पता है ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते थे उनकी डिफरेंट एनर्जीज होती थी, तो ये बीटा ऑप्शन भी ठीक है। और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट जो है वो डिटरमिन करती थी नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स को। जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। तो डेल्टा इसका राइट आंसर है। ये मैंने सारी एक्सप्लेनेशन लिख दी, आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है। एक और जो क्वेश्चन आया हुआ था, मेटल हैज़ अ वर्क फंक्शन आपको गिवन है और वो उसने वेवलेंथ बता दी थी लाइट की और आपसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की पूछ रहा था। अब ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में से भी है, तो इसमें अब आपको पता है ना कि ये इक्वेशन थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जो एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की होती है वो इक्वल होती है वर्क फंक्शन, जितना उसको काम करना पड़ता है मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, और रिमेनिंग जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बन जाती है। अब आप लोगों को पहले एनर्जी का पता होना चाहिए, फिर वर्क फंक्शन उसने दे दिया हुआ है, एनर्जी निकाल के उसमें से वर्क फंक्शन माइनस करेंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की आएगी। अब एनर्जी निकालने के लिए उसने वेवलेंथ बताई हुई है, तो फ्रीक्वेंसी को हम रिप्लेस कर देंगे सी ओवर लैम्डा से। सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्पीड होती है, तो ये मैंने कैलकुलेशंस कर ली है। पहले एनर्जी निकाली एच सी ओवर लैम्डा, एच की वैल्यू प्लग इन करें, सी की और लैम्डा की कैलकुलेशंस करेंगे तो 4.24 10 की पावर माइनस 19 जूल आएगा। अब आप लोगों ने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, तो इसको 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल से डिवाइड कर दें, तो ये आप लोगों के पास एनर्जी आ गई। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आप इसमें से वर्क फंक्शन को माइनस कर दें, तो 2.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से माइनस कर दें आप लोग 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि वर्क फंक्शन था, तो ये रिमेनिंग आप लोगों को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। कैलकुलेशन मैंने आपको बताया हुआ कि 10 की पावर को सेपरेट डील किया करें, कोई ये मुश्किल नहीं होता, आप लोगों ने पॉइंट्स रिमूव करके 10 लगा देने होते हैं, तो ये विदाउट कैलकुलेटर हो जाती हैं, इससे परेशान नहीं होना।
अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो याद रखें जो इंसिडेंट रेडिएशंस होती हैं ना मेटल सरफेस पे, उनकी इंटेंसिटी जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को इंपैक्ट नहीं करती, उससे सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो अल्फा हमारे पास इसका राइट आंसर, एक्सप्लेनेशन मैंने लिख दी, आप लोगों ने पढ़ लेनी है। अब एक और एमसीक्यूज आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम इज अनस्टेबल। तो ये मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी है, तो ये तीनों ही अनस्टेबल हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑल ऑफ दीज आएगा, एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने पढ़ लेनी है। एक और क्वेश्चन था जिसमें उसने मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन आपसे पूछी थी। तो मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों ने वो करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगती है वो एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो साइन थीटा की तो डायमेंशन होती नहीं, तो बी इक्वल टू एफ ओवर आई एल, तो यहाँ से निकाल लेनी। अब क्योंकि उसने ये जो आंसर दी हुई इसमें उसने चार्ज को कूलम से रिप्लेस किया हुआ उसकी डायमेंशन, तो आपने इसी तरह करंट की जगह पे चार्ज पर यूनिट टाइम लिखना क्यू ओवर टी, और वो बटे का बटा टी ऊपर चला जाएगा नोमिनेटर में, तो एफ टी ओवर क्यू आई बनेगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं फोर्स एम में होता है, इसकी डिमेंशन एम एल टी माइनस टू बनेगी, टाइम की टी होती है, चार्ज की डिमेंशन वैसे आई टी होती है या ए टी, मगर उसने यहाँ पे चार्ज को सी में से रिप्लेस किया हुआ गिवन ऑप्शन में, और करंट और ये लेंथ है इसकी डिमेंशन एल आ जाएगी। तो यहाँ से लेंथ लेंथ से कट जाएगा, तो एम टी ये टी माइनस टू टी वन से टी माइनस वन ऊपर बनेगा, और ये सी ऊपर जाके सी माइनस वन इसकी पावर हो जाएगी। तो एम टी माइनस वन सी माइनस वन ये हमारे पास सी ऑप्शन में गिवन है। अब अगर एक और क्वेश्चन देखें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। तो अब आप देख सकते हैं कि अल्फा ऑप्शन में भी रेडियो एक्टिव डिके इन्वॉल्व है, जो ये हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं, तो ये बेसिकली रेडियो एक्टिव डिके वाला ही फिनोमिना है। डिके कांस्टेंट की कैलकुलेशंस ये भी वही फिनोमिना है। डिटरमिन द डॉटर न्यूक्लियस आफ्टर अल्फा डिके, तो ये भी वही वाला है, मगर ये जो डेल्टा ऑप्शन है ना, मेजरिंग द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिशन, तो ये डिफरेंट न्यूक्लियर प्रोसेस है जिसमें हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, ये रेडियो एक्टिव डिके इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो डेल्टा इज द राइट आंसर। उसने वही पूछा था कि वो वाला बताएं जिसमें रेडियो एक्टिव डिके का कॉन्सेप्ट ना हो, नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दी है। अब एक और क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स का गिवन था, और फिर वो कहता था रिजल्टेंट फोर्स मेक करती है 37 डिग्री का एंगल। तो आपने मैग्नीट्यूड बतानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की। अब बेटा आप देखो ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स को होता है एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा। आपको थीटा चाहिए, थीटा उसने रिजल्टेंट का बता दिया 37, आपको एफ का नहीं पता। अब उसने वर्टिकल कंपोनेंट बताया, वर्टिकल कंपोनेंट होता है एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो एफ वाई भी आपको गिवन है 100, एफ यहाँ से निकालने, थीटा की जगह 37 डिग्री पुट करें, तो जो यहाँ से एफ आएगा उसको ऊपर पुट करके तो यहाँ से अपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लेना, थीटा ऑलरेडी पता है। अब 37 डिग्री से परेशान नहीं होना, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है 0.5, तो 37 डिग्री आपने एस्टिमेटेड थोड़ी सी इससे एक्स्ट्रा वैल्यू लेके कैलकुलेशन कर लेनी है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, एट अ प्लेस वेयर द डिसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसने बता दिया, फोर्स भी बता दिया। अब ये 5 kg WT में जब इस तरह फोर्स गिवन है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो न्यूटन में आ जाएगी। और इसी तरह मैथ्स भी उसने बता दिया, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 4 सेकंड वो पूछ रहा है। तो बिल्कुल ये सिंपल कैलकुलेशन क्वेश्चन है। फर्स्ट इक्वेशन से आप लोग वो वेलोसिटी निकाल लेंगे, उसकी कैलकुलेशन में मैं आपको बता देता हूँ। ये डाटा गिवन था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन था, फोर्स गिवन थी, उसी तरह 10 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये WT एट के न्यूटन में आ जाएगी। मैथ्स भी गिवन है, टाइम भी गिवन, इनिशियल वेलोसिटी वो स्टार्ट में रेस्ट पे था तो उन्होंने जीरो ले ली। अब पहले आप लोग एक्सेलरेशन निकाल लें एफ ओवर एम से। तो जब आपने एक्सेलरेशन निकाली फिर फर्स्ट इक्वेशन यूज करें, ये वी फाइनल वेलोसिटी है, वी एफ इक्वल टू यू से मुराद इनिशियल वेलोसिटी है, वी आई प्लस ए टी। अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ए और टी को मल्टीप्लाई कर दें तो 20 इसका आंसर आएगा, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था। अच्छा अब इस क्वेश्चन में देखें, द इक्वेशन एफ इक्वल टू एम में रिलेट्स फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायमेंशन वैसे डायरेक्ट ही आप लोग याद रखें, एल टी माइनस टू। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। एक और क्वेश्चन आया हुआ था, द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अ पाइप इज मेजर टू बी 10 किलो पास्कल इफ द रेडियस ऑफ द पाइप इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द फ्लूइड फ्लो रेट। अब फ्लूइड फ्लो रेट हमें पता है, फ्लो रेट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होता है। तो यहाँ से अब आप देख लें, वॉल्यूम का डिमेंशन एल क्यूब होता है, टाइम का टी, तो ये एल क्यूब टी माइनस वन पावर बन जाएगी, जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन में है। अब एक और क्वेश्चन है, इसमें वो पाए थ्योरम के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स उसने बता दिए हैं कि एनर्जी है, लेंथ है, डेंसिटी है और टाइम है। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिमेंशनलेस ग्रुप्स फॉर्म बाय दीज वेरिएबल। तो जब भी आप लोगों ने नंबर ऑफ डिमेंशनलेस ग्रुप्स निकालने हो तो पाए थ्योरम के अकॉर्डिंग याद रखें, ये वाला फार्मूला अब आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ डिमेंशनलेस ग्रुप जिसको पाए से डिनोट कर रहा है, ये इक्वल होते हैं n माइनस के से। अब n हमारे पास क्या होगा, n हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, जैसे अभी एनर्जी है, लेंथ है, डेंसिटी और टाइम है, तो ये 4 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। और उसके बाद आपने देखना होता है कि इनके अंदर फंडामेंटल डिमेंशंस कितनी आ रही हैं। जैसे अब एक लेंथ आ रही है, ये हमारे पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, तो उसकी डिमेंशन फंडामेंटल डिमेंशन होगी। इसी तरह अगर आप एनर्जी की डिमेंशन में देखें तो इसमें ml स्क्वायर t माइनस टू आता है, तो इसमें लेंथ भी आ जाती है, टाइम भी आ जाता है, मैस भी आ जाता है। तो
टोटल आप लोगों को इन 4 वेरिएबल्स के अंदर 3 फंडामेंटल डिमेंशन नजर आएंगी जो कि लेंथ, मास और टाइम है। अब इसी तरह हमने डिमेंशनलेस ग्रुप्स कैसे निकालने, उसका फार्मूला था n माइनस के। अब n से क्या मुराद है, जितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हुए, तो 4 हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हुई थी, तो 4 वेरिएबल माइनस इनके अंदर 3 फंडामेंटल डिमेंशन आ रही थी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो 4 में से 3 को माइनस कर दें तो डिमेंशनलेस ग्रुप हमारे पास 1 आएंगे। तो ये जो एमसीक्यूज होते हैं ना, इनके आसान भी होते हैं, मुश्किल भी होते हैं, ट्रिकी भी होते हैं, तो मिक्स होते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स को आसान वाला पोर्शन आ जाता है, कुछ को ट्रिकी भी आते हैं। तो ओवरऑल आपको हर तरह का कॉन्सेप्ट कवर करके जाना पड़ेगा नस्ट के अंदर, तभी आप लोग 150 160 तक जाएंगे। और इसका बेस्ट वे, आप हमारे बैच को ज्वाइन करें, यहाँ पे आप लोगों को तमाम चीज़ें एक ही जगह से मिल जाएंगी। हमारे पढ़े हुए बच्चे बहुत ज़्यादा तादाद में नस्ट में हर साल जाते हैं। इवन के एनईटी 1 में भी ओवरऑल हमारे बच्चे ने टॉप किया था, जिसके 168 मार्क्स आए थे। एंड पे मैं आपको उसका रिजल्ट भी दिखाता हूँ। और मैक्सिमम बच्चे हमारे 150 प्लस में जाते हैं। अभी एनईटी 2 के भी जब तमाम बच्चों का हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ इनके रिजल्ट शेयर करूंगा। अच्छा बेटा, ये वाला क्वेश्चन है, द क्वेश्चन P प्लस ए ओवर वी स्क्र वी माइनस बी इक्वल टू आर टी रिलेट्स। अभी उसने बताई हुई ये टर्म्स, वी वॉल्यूम है, P प्रेशर है, ए बी कांस्टेंट है। तो इसमें वो कहता है क्या ये डिमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो आप लोगों को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड के डिमेंशन निकाल के देखना पड़ेगा। वैसे तो आप इसको डायरेक्ट भी याद रखेंगे, ये डिमेंशनली करेक्ट नहीं है। अब डिमेंशन कैसे निकालेंगे, याद रखें वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज ऐड होती हैं जिनका डिमेंशन सेम हो। अब प्रेशर की डिमेंशन निकालें, जो प्रेशर की होगी वही ए ओवर वी स्क्र की होगी, क्योंकि ए ओवर वी स्क्र इसमें ऐड हो रहा है। तो इस सारे टर्म के डिमेंशन प्रेशर की इक्वल होगी, वी में से बी माइनस हो रहा है, तो बी की डिमेंशन की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, वॉल्यूम एल क्यूब होता है। तो जो वॉल्यूम की डिमेंशन होगी वही बी की होगी। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड की आएगी। फिर आप लोगों ने इसी तरह आर टी की, टी तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की डिमेंशन के भी होती है, थीटा भी होती है, और आर की भी आपने निकाल लेना। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जो पी वी इक्वल टू एन आर टी वाले फार्मूला से। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड की डिमेंशन निकाली भी, आपको आइडिया हो जाएगा। उसको वैसे आप डायरेक्ट याद रख लें तो ज़्यादा बेहतर है कि वो डिमेंशनली करेक्ट नहीं होती। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको उसने फोर्स बता दिया और पैरेलल एक्ट कर रही है डायरेक्शन ऑफ मोशन के, जो कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 मीटर टू 10। इनिशियल वेलोसिटी 1 है, फाइनल 10 है। व्हेन द फोर्स एक्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, डिस्टेंस 4 मीटर है, कैलकुलेट द मास ऑफ द पार्टिकल। मास निकालना है, और उसने गिवन अ फोर्स ऑफ नेसेसरी ओवरकमिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी उसने बता दी है। अप्लाइड फोर्स में से फ्रिक्शन माइनस कर दे तो टोटल फोर्स 990 न्यूटन हमारे पास आ जाएगी। अब हमने निकालना है मास, तो एक्सेलरेशन होता है एफ ओवर एम। तो एक्सेलरेशन अब आपको चाहिए, वो थर्ड इक्वेशन से निकालें। इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, तो यहाँ से डिस्टेंस भी आपको गिवन है। तो ये मैं बल्कि इधर आपको दिखा देता हूँ, ये थर्ड इक्वेशन हमने यूज़ की है। देखिए, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर ओवर 2 सब थर्ड इक्वेशन से एक्सेलरेशन निकालें। फिर एक्सेलरेशन गिवन है, फोर्स गिवन है, मैथ निकालना है, वो ए एफ इक्वल टू एम में होता था ना, वहाँ यहाँ से आप लोग मैथ निकाल लें। तो ये 80 आएगा जो मैंने आपको पीछे आंसर बताया था। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी था जिसमें अब ये देखिए, मैथ 10 kg है और कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। अब कांस्टेंट फोर्स एक्ट करती है 4 सेकंड के लिए, और स्पीड उसकी हो जाती है अपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन निकालना है। अब आप देखें ना, जब आप लोगों के पास वेलोसिटी वो कह देते हैं ना अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपने इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव लेना है, फाइनल को साथ नेगेटिव लगा देना है। तो अब अगर आप देखें तो इसमें अब सिंपल एक तो ये तरीका, आप एक्सेलरेशन वो पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल ओवर टाइम कर दें, या न्यूटन का सेकंड लाइन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लगा दें, एफ इक्वल टू एम इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब वी एफ आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो नेगेटिव लेना है, क्योंकि वो इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट है। तो यहाँ से आप देख सकते, मैंने कैलकुलेशंस आपको करके दे दिया। मैंने न्यूटन सेकंड लाइन टर्म्स ऑफ मोमेंटम वाला आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूँ। एम इंटू वी एफ के साथ नेगेटिव लगाएं, वी आई के साथ वी एफ माइनस वी आई होता है ना, तो इसलिए वी आई के साथ -10। और ये फाइनल वेलोसिटी क्यों नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट है। अच्छा, अब ये कैलकुलेशन होंगी। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखें, बिल्कुल सिंपल है। रेडियस उसने सर्कुलर पाथ का दे दिया, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे दिया, लीनियर वेलोसिटी वी पूछ रहा है। तो ये हमें पता है कि वी इक्वल होता है आर ओमेगा के। आर और ओमेगा को मल्टीप्लाई करें, पॉइंट रिमूव होगा 10, 10 से कट के 2 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट इन एसएचएम। काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है, मीन पोजीशन पे जीरो हो जाती है, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो होती है। पोटेंशियल एनर्जी भी वेरी करती है, रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट की होती है, वो हर में चेंज हो रहा होता है। तो किसी भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो टाइम पीरियड है पर्टिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन का, वो कांस्टेंट रहता है। तो डेल्टा इज द राइट आंसर। ये मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी है। आगे इस क्वेश्चन को अब आप लोगों ने खुद देख लेना है कि वो कह रहा है कि जब कोई बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करे और वो डिस्टेंस कवर करे एम्पलीट्यूड का हाफ तक, तो उस वक्त आपने बताना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की क्या रेशो होगी। ये कंडीशन आपने लेनी है, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट बाई 2। अब यहाँ से आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के फार्मूलाज अप्लाई करने हैं, और उस वक्त आपने इनकी रेशो निकाल लेनी है। वो फार्मूलाज दे के आप कैलकुलेशन करेंगे तो डेल्टा आंसर आएगा। अब एक और क्वेश्चन है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एट द एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हमें पता है काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो अल्फा इज द राइट आंसर।
अब वो कह रहा है कि अगर सोर्स मूव अवे करता है हमारे पास ऑब्जर्वर से, सोर्स ऑफ साउंड जो है वो ऑब्जर्वर से दूर जाता है, तो डेफिनेटली उसकी जो पिच है साउंड की वो कम होगी, फ्रिक्वेंसी कम होगी, तो ये हमारे पास डेल्टा इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन था, ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर वेव के, तो जिसमें पैरेलल पार्टिकल की वाइब्रेशन होती है वेव के, वो कौन सी वेव होती है, तो वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है, अल्फा। एक और क्वेश्चन भी इसमें आया हुआ था कि स्पीड ऑफ साउंड हमने बतानी है, मीडियम जब चेंज ना हो और वेव लेंथ को वो बता चेंज करेगा यहाँ से, कि इफ़ द वेव लेंथ ऑफ अ वेव इज डबल, तो डेफिनेटली जब वेव लेंथ डबल हो तो इसकी ट्रिपल हो, इसका स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने रीजन लिख दिया, हमारे पास सी इज द राइट आंसर। टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड इंटरफेयर विद ईच अदर, तो ये बेसिकली इंटरफेरेंस की डेफिनेशन है, और इंटरफेरेंस की दो टाइप्स होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यूं अगर आप देखेंगे तो ई इज द राइट आंसर, रीजन मैंने इसके नीचे लिख दी है। इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा था इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ये आप लोगों ने नीचे इसको पढ़ भी लेना है। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो व्हेन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलम्स लॉ इज इट इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड द नेगेटिव साइंस ऑफ चार्जेस, तो नेगेटिव साइन इंक्लूड करने ज़रूरी होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि ये हमें बेसिकली फोर्स की डायरेक्शन बताते हैं, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, ये तो ये मैंने आगे ने इसकी सारी रीज़न भी लिख दी है। जैसे अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, तो वो जो फोर्स होगी हमारे पास वो उसका रिजल्ट आंसर पॉजिटिव आएगा और वो हमारे पास रिपल्सिव होगी, रिपेल करेगी, ठीक है। तो इसी तरह आप अट्रैक्टिव का भी देख लें, इसमें नेगेटिव फोर्स होती है, चार्जेस के जो साइन है वो अपोजिट होते हैं, तो इसको भी आप लोगों ने पढ़ लेना है। अब ये लास्ट पे एक क्वेश्चन है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो ये बेसिकली चार्ज पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती, ये मैंने इसकी रीजन लिख दी, इसके फार्मूला के अकॉर्डिंग ए ई नॉट ओवर डी आता है, और अगर आप लोग चार्ज वगैरह डबल करेंगे तो नीचे वोल्टेज भी डबल हो जाएगा, सी इक्वल टू क्यू ओवर वी से अगर आप देखें तो सी कांस्टेंट रहेगा, तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप देख लें चार्ज नहीं आ रहा, तो जो कैपेसिटेंस कैपेसिटर की होती है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। अभी मैं आने वाली एक दो वीडियोस के अंदर और भी काफ़ी एमसीक्यूज हैं वो आप लोगों से शेयर करूंगा, आप लोग चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, और हमारे नस्ट एनईटी 3 में जो बच्चे भी तैयारी करना चाहते हैं, आप लोगों के पास एक बड़ा अच्छा मौका है, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम से पहले पहले हमने एनईटी 3 के लिए फुली प्रिपेयर कर देना है और ये बोर्ड एग्जाम से पहले हो जाना है। तो जो स्टूडेंट्स भी एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नस्ट जाना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारा बैच हाईली रिकमेंडेड है, चंद सीट्स रह चुकी हैं, आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। ये जिस बच्चे ने हमारा नस्ट एनईटी 1 में टॉप किया था, हमारे बैच का स्टूडेंट था, अभी भी काफ़ी बच्चे हमारे 150 के अंदर जा रहे हैं, तो एक दफ़ा एनईटी 2 सीरीज जब कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोगों के साथ मैं इनके भी रिजल्ट शेयर कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।